हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस तड़कती भड़कती वीडियो में ऑफ एलिस इन बॉर्डरलैंड फिल्ड विथ गूज़बम्प्स एंड नॉस्टैल्जिया एंड ऑल्सो हम बात करेंगे अबाउट जोकर कार्ड मिस्ट्री। सो बेसिकली हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं इट्स मांगा सीक्वल जिसमें अरीसू वापस पहुँच जाता है इन बॉर्डरलैंड्स। कैसे और क्यों और क्या हुआ बाकी कैरेक्टर्स का वो हम देखेंगे आगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ जोकर कार्ड इन एलिस इन बॉर्डरलैंड सीरीज। एज पर मांगा, जैसे ही अरीसू लास्ट गेम जीतता है तो वहाँ मौजूद सब प्लेयर बहुत खुश हो जाते हैं और वहाँ फायर क्रैकर्स फूटने लगते हैं। तभी अरीसू बॉर्डरलैंड्स की रेसिडेंसी रिजेक्ट कर देता है। मांगा में जस्ट इसके बाद ही सभी फायरवर्क्स बंद हो जाते हैं और टेबल पे उसके जस्ट सामने एक अननोन पर्सन आ जाता है और मांगा में हमें यहाँ पर जोकर कार्ड दिखाया जाता है जो कि सीरीज से डिफरेंट है। बट हमें एक सीन दिखाते हैं ऑफ दैट अननोन पर्सन कि वो वर्क करता है एज इन चूजिंग सर्वाइवर्स इन बॉर्डरलैंड्स। वो सिमिलर है टू यमराज इन हिंदू ट्रेडिशन। बाकी मांगा में जोकर कार्ड का आगे कोई मेंशन नहीं है। मांगा एक न्यू पाथ होल्ड करती है और न्यू बिगिनिंग चूज करती है एज एलिस इन बॉर्डरलैंड रीट्राई मांगा, जिसे अब हम कवर करने वाले हैं इस सीरीज में। तो सब्सक्राइब करो थ्योरी कास्ट चैनल को इस सीरीज के साथ बने रहने के लिए। तो चलिए इस सीरीज को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिखता है पोस्टर ऑफ दिस कॉमिक और फर्स्ट चैप्टर का नाम है 9 ऑफ हार्ट्स। तो पहले सीन में हमें एक बिल्कुल अबंडेंट सिटी दिखाई जाती है जस्ट लाइक सीजन 1 और वहाँ पे कई जानवर भी घूम रहे होते हैं। अगले सीन में हमें अरीसू को दिखाते हैं जिसे समझ में नहीं आ रहा था वो कहाँ है। फिर उसे जस्ट क्लिक होता है कि ये तो शिबुया सिटी है, पर उसे अभी भी समझ में नहीं आता कि वो यहाँ आया कैसे। उसे लगता है कि वो कोई सपना देख रहा है या वो थक गया है और या उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है। उसे लगता है कि वो यहाँ पहले भी आ चुका है, उसका ये सब कुछ देखा हुआ लग रहा है। अगले सीन में हमें एक काउंसलिंग रूम का सीन दिखाते हैं कि कैसे वहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट्स आके अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे होते हैं कि कैसे वो डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं उनकी लाइफ में और उनके क्वेश्चंस। और गैस करो कौन होगा काउंसलर। इट्स आवर भाई अरीसू जो कि अब 26 साल का हो चुका है और वो एक लाइसेंस साइकोलॉजिस्ट है इन स्कूल। वो स्कूल का नाम तो नहीं पता भाई। और वो उसके सामने एक लड़की रहती है जो कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती है उसके पेरेंट्स से कि उसके मॉम ने उसकी डायरी पढ़ ली और उसके फादर ने उसका गिटार फेंक दिया और उसको अरीसू उसको बिल्कुल कामली समझा रहा होता है। वहीं अगले सीन में हमें दिखाते हैं अरीसू बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है उसकी जॉब से और वो सोचता है काउंसलिंग बहुत डिफ़िकल्ट है और वो उसके सीनियर से बात करता है कि मैंने उस लड़की को बिना जाने ही और बिना उसके साथ कनेक्शन बनाए ही उसको एडवाइस दे दी जो कि शायद गलत हो सकती है। वहीं वो सीनियर बोलते हैं कि आपको लोगों को सुनना ज़्यादा चाहिए ना कि बोलना। आपको पहले उन्हें अच्छे से समझना चाहिए कि उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अरीसू कहता है कि उसे वो लड़की को देख के उसे अपने बचपन की याद आ जाती है। उसे उनकी हेल्प तो करनी है पर वो कहीं नहीं पहुंच पाता ड्यू टू लैक ऑफ स्किल्स। और वो सेकंड पर्सन जो कि उसका सीनियर है वो कहता है आप नॉलेज, टेक्निक और एक्सपीरियंस के बलबूते पर अच्छे काउंसलर नहीं बन सकते। आपको पहले खुद बहुत हैप्पी होना होगा, आपको खुद से प्यार करना होगा और खुद पे यकीन करना होगा और एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनना होगा, जब भी आप दूसरों को भी मोटिवेट कर पाओगे। वो जो सेकंड पर्सन रहते हैं वो ये भी कहते हैं कि अगर तुम खुद से प्यार करोगे तो तुम दूसरों की भी प्रॉब्लम सुन सकते हो और उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हो।
जिसके बाद वो कहते हैं कि ये एडवाइस भी तुम्हें अननेसेसरी लग रही होगी ना। जिसके बाद अरीसू कहता है कि नहीं, ये एडवाइस के लिए बहुत काम की है और बहुत हेल्पफुल है। और वो सेकंड पर्सन वो ये भी कहते हैं कि ये टाइम उसकी जिंदगी का सबसे बेस्ट टाइम है। और तभी अरीसू के मोबाइल की रिंग बजती है और अगले ही सीन में हमें उसागी को दिखाया जाता है। अरीसू और उसागी की शादी हो चुकी है और उसागी प्रेग्नेंट है, जो कि अब एक स्पोर्ट्स ट्रेनर और प्रोफेशनल क्लाइंबर है। अगले ही सीन में हमें वापस से उस एबेंडन सिटी का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो पहले सीन में था। अरीसू हर जगह आवाज लगा रहा होता है ताकि उसे कोई मिल जाए और अरीसू ये सोचने लगता है कि ये दुनिया तो एकदम एंजाइटी और लोनलीनेस से भरी हुई है। अगर वो बच्चा होता तो ये दुनिया उसे जरूर एक्साइटेड करती, पर फिर ये सोचता है वो उसी टाइम एक टिलिस्मैन देखता है जो कि उसने माउंट फूजी के पास टेंपल से खरीदा था ताकि उसका बच्चा सही सलामत रहे, और वो उसागी के लिए भी प्रे करता है। और ये सब वो सोच रहा होता है और वो बॉर्डरलैंड्स में आने से पहले जा रहा था उसागी के पास। ऐसे उसे न्यूज मिलती है कि उसका चाइल्ड कभी भी बर्थ ले सकता है और वो सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा उसागी के साथ रहने के लिए जब वो इतना डिफिकल्ट टाइम फेस करेगी। और वो सोचता है कि वो यहाँ से कैसे बाहर निकलेगा। तभी उसे एक बिल्डिंग दिखती है जहाँ पे पूरे शहर में सिर्फ एक ही जगह पर लाइट जल रही होती है। तभी वो वहाँ जाता है। वहाँ जाते ही उसे पता चलता है कि ये एक मिनिएचर थीम पार्क है और कुछ अंदर जाते ही उसे और लोग भी मिलते हैं जो कि उसकी तरफ कुछ डर से, कुछ गुस्से से और कुछ कंफ्यूजन से देख रहे होते हैं। हर कोई डरा हुआ है। तभी वहाँ पे वो एक क्लॉक देखता है और स्टॉप वॉच कि कब एंट्री क्लोज हो जाएगी इस गेम की। और ये वही गेम है जो बॉर्डरलैंड्स में खेले जाते हैं और ये टाइमर उसी गेम के स्टार्ट होने का इंडिकेशन है। यहाँ पे किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ हो क्या रहा है, पर सिर्फ अरीसू जानता है कि ये बॉर्डरलैंड्स है, पर उसे भी अभी श्योर नहीं हुआ था। वहाँ पे हर इंसान एक दूसरे से कंफ्यूजन में बात कर रहा होता है और सोच रहे होते हैं कि कौन सी जगह है जहाँ पे वो अचानक से आ गए। तभी अरीसू कहता है कि हमारे पास और कोई क्लू नहीं है, हमें अंदर जाना ही होगा, नहीं तो हम कुछ पता नहीं लगा पाएंगे। जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो वहाँ बहुत ही डार्क रहता है। वहाँ कोई लाइट्स नहीं होती, बस एक डेस्कटॉप रहता है जिसके सामने 6 मोबाइल फोन्स रखे हुए रहते हैं, जिसे देखते ही अरीसू को याद आ जाता है कि ये बॉर्डरलैंड्स ही है और कैसे उसने वो खतरनाक गेम्स खेले थे। उसके दिमाग में हर वो मेमोरी फ्लैश करने लगती है कि क्या हुआ था बॉर्डरलैंड्स में आखिरी बार जब वो यहाँ आया था। उसके अलावा और किसी को कुछ क्लू नहीं मिलता और किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि वो कहाँ है और ये कौन सी जगह है। फिर हमें फर्स्ट गेम के बारे में दिखाया जाता है कि ये एक लाइफ और डेथ का गेम है और किसी को कुछ समझ में आए उससे पहले ही गेम स्टार्ट करने का साइन आ जाता है। वहाँ पे हर एक इंसान डर जाता है। जब वो आगे जाते हैं तो उन्हें एक डेड बॉडी दिखती है, जिस डेड बॉडी को देख के अरीसू एकदम श्योर हो जाता है कि ये बॉर्डरलैंड्स ही है और उसके दिमाग में हर वो मेमोरी फ्लैश होने लगती है। तभी वहाँ पर एकदम तूफान आ जाता है और अरीसू सोचने लगता है कि उसागी तुम स्ट्रांग रहना, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। लोगों को डरा हुआ देख अरीसू सोचता है कि वही चीज जो 8 साल पहले वो मीटियोर स्ट्राइक के दौरान हुई थी जब उसे कार्डियक अरेस्ट आया था, ये तो वही चीज फील हो रही है, मैं यहाँ आ चुका हूँ। और तभी हमें बताया जाता है कि अरीसू के हॉस्पिटल जाते वक्त उसके ऊपर एक साइन गिर जाता है जिससे वो वापस आ जाता है इन द बॉर्डर बिटवीन लाइफ एंड डेथ। जिसके बाद हमें एक वर्ड दिखाया जाता है इमावा इन जापानीज, जिसका मतलब होता है मौत की आखिरी कगार या मौत के आखिरी मूवमेंट्स। जिसके बाद अरीसू सोचता है तो फिर तो ये कोई मजाक नहीं है और ये सिचुएशन कम्प्लीटली डिफरेंट है जब वो एक किड था तब से। और इसके बाद वो सोचता है कि मैं यहाँ नहीं मर सकता, मेरे पास बहुत रीजंस है जीने के और रियल वर्ल्ड में वापस जाने के, और उसे यहाँ से बाहर जाना ही पड़ेगा। तभी वो सबको कहता है कि उन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए और वो कहता है कि इन गेट के इनमें कुछ लेजर बीम्स लगी हुई है जो आपको एकदम ढूंढ डालेगी अगर आप बाहर जाना चाहोगे। और वो जो इंसान बाहर कटा हुआ पड़ा था वो भी बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से उसका वो हाल हुआ क्योंकि उसे पता नहीं था कि हम बाहर नहीं जा सकते। तभी वो सोचता है कि हाँ, वो इंसान जो बाहर मरा पड़ा है वो भी एक पार्टिसिपेंट ही था। जिसके बाद एक लड़की कहती है कि मतलब एक बार अगर हम अंदर आ गए तो हम वापस बाहर नहीं जा सकते क्या? और उसके पापा कहते हैं कि ये कौन सी जगह है, ये कौन सा गेम है, मुझे कुछ समझ नहीं। जिसके बाद अरीसू कहता है कि ये गेम जिसमें अभी हम पार्टिसिपेट करने वाले हैं उसकी डिफिकल्टी है 9 ऑफ हार्ट्स, और ये वैसा ही जैसे फर्स्ट सीजन में हमें अलग अलग कार्ड्स की नेम पर अलग अलग गेम्स दिखाए गए थे, तो वही गेम्स अब कंटिन्यू होंगे और इस गेम का नाम होता है
अर्थ इन्वेजन, जिसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स बने रहते हैं, बिल्डिंग्स बनी रहती है, कुछ यूएफओज बने रहते हैं और कुछ 6 एग लाइक स्ट्रक्चर बने रहते हैं और एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी का स्टैचू भी रहता है। सब अपने मन में ये गेम के बारे में सोचने लगते हैं कि एक मिनिएचर सिटी है और न्यूयॉर्क की तरह लग रहे हैं, पर हर किसी को एलियन इन्वेजन से बचना होगा शेल्टर की मदद से। तभी अरीसू देखता है शेल्टर को और वो अपने फोन में देखते हैं कि उनके पास लाइफ और डेथ कार्ड्स हैं और टोटल ऑफ 7 कार्ड्स हैं उनके पास। और जैसा कि उसका नाम बताता है, लाइफ कार्ड की मदद से आप जी सकते हो। तो बेसिकली इस गेम में 6 प्लेयर्स रहेंगे और जैसे ही आप किसी भी लाइफ या डेथ कार्ड को किसी भी प्लेयर पे स्वाइप करेंगे तो उस पर वो ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आप लाइफ कार्ड कंटेस्टेंट ए के ऊपर स्वाइप करेंगे मतलब पार्टिसिपेंट ए जी सकता है और वो शेल्टर के अंदर जा सकता है और जो भी बचा हुआ रहेगा उसे डेथ कार्ड दिया जाएगा और वो मारा जाएगा। और इसमें एक ट्विस्ट है, आप ये कार्ड सिर्फ किसी दूसरे प्लेयर को ही दे सकते हैं, आप खुद को लाइफ कार्ड नहीं दे सकते। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सारे प्लेयर्स एकदम पैनिक में आ जाते हैं और बिल्कुल हड़बड़ाने लगते हैं, क्या होगा अगर किसी प्लेयर को डेथ कार्ड मिल गया तो। बेसिकली ये गेम है जिसमें आप किसी को भी बचा सकते हैं जिसे आप बचाना चाहते हैं या जो आपके बहुत करीब है फ्रॉम एलियन इन्वेजन। तभी हमें दिखाया जाता है कि गेम अब स्टार्ट ही होने वाला है। तभी हमें दूसरे लोगों की बात करते हुए दिखाया जाता है जिसमें एक इंसान बोलता है कि हम में से कोई मरेगा ही, जिसके बाद एक लड़की बोलती है कि नहीं, हम सबके पास इनफ शेल्टर्स हैं जिसमें सब बच सकते हैं अगर हम सब लाइफ कार्ड चूज करें। यहाँ अरीसू सबको समझा रहा होता है कि कैसे हम सब बच सकते हैं, शेल्टर्स में एंटर कर सकते हैं और कैसे डेथ कार्ड को कोई लाइफ कार्ड नलीफाई कर सकता है। अगले ही सीन में हमें वो 2 बाप बेटी का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ऐसा डरे हुए रहते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं लाइफ कार्ड्स। तभी अरीसू को एक इंसान दिखता है जिससे वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि वो उसका नाम अरीसू है और वो सामने वाले बंदे का नाम होता है टाइगर और वो एक दूसरे को लाइफ कार्ड्स दे देते हैं। एक बार तो अरीसू डर जाता है कि वो बंदा सामने वाला बंदा उसको लाइफ कार्ड देगा कि नहीं, पर फिर वो दे देता है, फिर वो चैन की सांस लेता है। वहाँ पे सभी लोग बहुत शौक में रहते हैं कि कैसे हर चीज़ को एकदम अच्छी डिटेल से बनाया गया है। अगले ही सीन में दिखाते हैं कि जिसको भी लाइफ कार्ड मिला था उसका शेल्टर खुल गया है और सब अपने अपने शेल्टर्स में सभी को मिल गया वैसे लाइफ कार्ड, तो सभी चलेगा शेल्टर में। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि ये जैसे ही टाइम खत्म होता है वो सारे डोर्स बंद हो जाते हैं और फिर एलियन इन्वेजन अब चालू हुआ। भाई इतना खतरनाक होता है, पूरे लेजर्स निकलने लग जाते हैं यूएफओ में से और भाई वो लड़की बिल्कुल शॉक रह जाती है, अरीसू भी एकदम शॉक रह जाता है ये क्या हो रहा है। सब जगह एकदम साइलेंस हो जाता है और एकदम डर का माहौल रहता है, वो जगह एकदम हेल्थ की तरह रहती है, सब जगह मलबा रहता है और वो बाहर निकल के देखते हैं पूरा सब कुछ तहस नहस हो जाता है, शेल्टर्स को छोड़ के बाकी सब कुछ तहस नहस हो जाता है। जैसे वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें दिखता है एक हॉल 2 का रास्ता जहाँ पे वो उसे देख के बहुत खुश रहता है सब। अगले सीन में हमें अरीसू को दिखाते हैं जो वो एकदम शॉक में रहता है, बाप बेटी भी डरे हुए रहते हैं। तीसरा बंदा जो भी सिगरेट ऊपर आता है टाइगर, वो लड़की एक दूसरे हॉल में जाने के लिए तैयार रहती है। भाई सब एकदम डरे हुए रहते हैं और सोचते हैं हॉल 2 में क्या होगा, सब कंफ्यूज रहते हैं और फिर हॉल 2 की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वो हॉल 2 में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि वहाँ सिर्फ 5 शेल्टर्स हैं, मतलब इनमें से कोई सिर्फ 5 लोग ही जिंदा रह सकते हैं और एक को मरना पड़ेगा। जिसके बाद अरीसू को रियलाइज होता है कि हाँ, वो जो बंदा मर गया था वो भी एक पार्टिसिपेंट ही था और इसलिए पिछले राउंड में 6 शेल्टर्स थे ताकि उसमें से एक मर जाता, पर वो पहले ही मर चुका है। तो जिसके बाद अगले सीन में वो बोलते हैं कि ये वो गेम नहीं है कि आप जिसको चाहे वो उसको जिंदा रख सको, ये एक म्यूजिकल चेयर का गेम है जिसमें आप लग के बदौलत जीतोगे और आपको दूसरों को मार कर जीतना होगा। सो हाँ गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, मतलब बिल्कुल एक्साइटेड हुआ मैं जानने के लिए आगे क्या होता है। तो बने रहिए इस चैनल के साथ और अपना प्यार बरसाते रहना। अभी तो शुरुआत है, आगे देखो क्या क्या करते हैं।